Hello and welcome once again to this special session of Krishna Coaching on Indian Constitutional Polity, and the topic is exceptions to fundamental rights. जी हाँ, fundamental rights क्या है? मूल अधिकार जो कि मिनिमम एक इंसान को मिलने ही चाहिए, ओके? और तीन एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो फंडामेंटल राइट्स के ही चैप्टर में दी हैं, और वो है आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C. देखिए क्या है. सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स. हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? तो तीन इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? 31A, 31A, 31B और 31C. मैं क्यों ना इसको आपको पहले बेरटन से दिखाऊं, ताकि आप एक बेटर पिक्चर क्रिएट कर सकेंगे अपने माइंड में. फिर हम इसके नोट्स को स्टडी करेंगे. समझिए, 31A ये आ गया आर्टिकल 31A, ओके? और 31A के आगे 3 नंबर लिखा हुआ है. मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको. आई होप ये अब अच्छे से विजिबल है आपको. इज इट प्रॉपरली विजिबल? यस सर. अब हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 31A, और यहां पर ये 3 नंबर लिखा हुआ है. तो देखते हैं 3 नंबर क्या है. ये 3 नंबर बताता है कब आया था ये. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था. ठीक है? सिर्फ इतना ही नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ आया था, यानी कि ये बैक डेट से एप्लीकेबल हो गया था. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है एप्लीकेबल फ्रॉम बैक डेट. इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. ठीक है, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. चलें आगे, और आगे अब मैं प्रोसीड करता हूं. ठीक है, ये देखिए, अब पता चल गया. फर्स्ट अमेंडमेंट 1950 में संविधान लागू हुआ. ठीक है, और 1951 में हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट, और फर्स्ट अमेंडमेंट ये आ गया था. हेडिंग है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज. समझिए, notwithstanding anything contained in article 30, no law providing for this नीचे पढ़ लो सीधा. providing for this shall be deemed to be void. यानी कि अगर कोई लॉ बनता है ABCDE को इफेक्ट में लाने के लिए, अगर कोई लॉ बनता है ABCDE को इफेक्ट में लाने के लिए, ये ई पॉइंट आ गया ना. ठीक है, तो वो वॉइड डिक्लेयर नहीं कर दिया जाएगा इस ग्राउंड पर कि वो वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 है. क्लियर? और ये क्या बातें हैं ABCDE? ये क्या है? अमीर बहुत अमीर ना हो, गरीब बहुत गरीब ना हो, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को एंश्योर करने के लिए सरकार ये सब काम कर सकती है. अमीर गरीब के बीच के रिच और पुअर के बीच के जो डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्विजिशन बाय स्टेट ऑफ एनी एस्टेट और ऑफ एनी राइट्स देयरइन, or the extinguishment or modification of any such rights. ठीक है? अब acquisition by the state of any estate or of any rights therein, or the extinguishment or modification of any such rights, यानी estate का acquisition. Second, किसी कंपनी की मैनेजमेंट, किसी प्रॉपर्टी, टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट. सरकार ने किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट अपने हाथों में ले ली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तब भी उस लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 या 19 है. फिर एमेलगामेशन ऑफ 2 और मोर कॉर्पोरेशंस, कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2, वो दोनों को कंपल्सरीली एमेलगामेट करके वन कंपनी बना देना. ठीक है जी? ईदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशंस. ये अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, इसके लिए सरकार कई बार इस प्रकार के स्टेप्स ले सकती है. दूसरा,
extinguishment, modification of any rights of managing agents, secretaries, treasurers, MDs, directors, managers of corporations or of any voting rights of shareholders. ठीक है, जो एक कंपनी के फैसले लेते हुए जो वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, या फिर राइट्स होते हैं कुछ मैनेजिंग एजेंट्स के, डायरेक्टर्स के, ठीक है, उनको खत्म भी कर सकते हैं यानी एक्सटिंग्विशमेंट, और साथ में या फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर? बड़ी बड़ी कंपनी जहां हजारों लाखों लोग काम करते हैं, मान लो वो सबको नौकरी से निकालने का सोच रहे हो, तो क्या कर सकती है सरकार? उस कंपनी को अपने हाथ में ले लेगी, कर सकती है 14 या 19 की दुहाई देकर आप उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते। सरकार लोगों की रक्षा ऐसे कर सकती है, या फिर राइट्स को एक्सटिंग्विश या मॉडिफाई कर सकती है। कौन से राइट्स? accruing by virtue of any agreement, lease or license for the purpose of searching for or winning any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or license। अगर एक कंपनी को कोई मिनरल्स, मिनरल ऑयल ढूंढने का और फिर उसके बाद उसको सरकार को ही बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कुछ राइट्स दे रखे हैं किसी कंपनी को, तो उन राइट्स को चेंज भी किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। समझ में आया? और अगर ऐसा कुछ कर दिया है बाय लॉ, तो आर्टिकल 14 या 19 की दुहाई देते हुए उस लॉ को इनकंसिस्टेंट बोलकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करवाया जा सकता। और आगे चलते हैं, मगर एक प्रोविजो नहीं बल्कि यहाँ 2 प्रोविजो है जो कि इसकी एक्सेप्शन बन के सामने आते हैं। पहला, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई देयरटू unless such law having been reserved for the consideration of the president has received his assent। यानी कि ये सारे काम सिर्फ कौन कर सकता है? सेंटर कर सकता है। स्टेट ऐसे लॉज नहीं बना सकता। स्टेट अगर ऐसा कोई लॉ बनाएगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, पर अगर ऐसा ही स्टेट लॉ प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया साइन करने के लिए, ठीक है, रिजर्व कर दिया गया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया, प्रेसिडेंट्स असेंट हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है, तो क्या होगा? तो वही इफेक्ट होगा जो सेंट्रल लॉ से होता है। समझ में? तो सेंटर का हेड प्रेसिडेंट ने साइन किया ना, इस कारण से। ये था पहला, तो पहला तो आपको समझ में आ गया। सेकंड, provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the state of any estate, and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation। ये वो पॉइंट अभी पढ़ा के आया हूं मैं। अगर एक इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी है और पहली बात वो पर्सनल कल्टीवेशन में है और दूसरा वो लिमिट के अंदर है, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द स्टेट टू एक्वायर एनी पोर्शन ऑफ सच लॉ, सच लैंड, and is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force, or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless। पहले तो ये कह दिया, अगर कोई पर्सनली कल्टीवेट कर रहा है किसी लैंड को और वो लैंड उसकी सीलिंग लिमिट के अंदर है, तो उसको एक्वायर करना इलीगल होगा। पर फिर भी अगर कर रहे हैं तो क्या करना होगा? कॉम्पनसेशन, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन देना होगा, जो कि नॉट टू बी लेस देन मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्लियर? चले आगे, और आगे चलते हैं। अब हम इसको लेके चलेंगे क्लॉज 2 की तरफ। इन दिस आर्टिकल एस्टेट वर्ड का क्या मतलब है? द एक्सप्रेशन एस्टेट shall in relation to any local area have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to the land revenues in that area, and shall also include। जहां पर एस्टेट वर्ड का मतलब है उसका वही मतलब होगा जो वहां के जो लोकल लॉज हैं, ठीक है, उसमें यूज हो रहा है। has in the existing law relating to land tenures, law relating to
लैंड टेन्योर्स में जो मतलब एस्टेट वर्ड का है वही रहेगा, यानी इसमें जागीर भी आ जाएगी। इनाम, मुआफी और अदर सिमिलर ग्रांट इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, एनी जन्माम राइट्स। ठीक है, क्योंकि कई नाम, कई तरह से जमीनें मिली हुई है लोगों को। एनी लैंड हेल्ड अंडर रेतवारी सेटलमेंट, any land held or let out or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto including wasteland, forest land, तो कई तरह की जमीनें होती हैं। ठीक है, एक होती है जंगलात, जंगलात की जमीन। ठीक है, जंगलात क्या होता है? फॉरेस्ट लैंड। फिर एक होती है शामलाट, वो होती है एक गांव की जो कॉमन लैंड होती है। ठीक है, फिर होती है चराई। चराई क्या होती है? जो गाय भैंसों के चरने के लिए होता था, उसे हम कहते हैं लैंड फॉर पास्चर्स। या फिर साइट्स फॉर बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर्स ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड विलेज आर्टिजन, ये सब कुछ एस्टेट वर्ड में आ जाएगा। और द एक्सप्रेशन राइट्स, the expression rights in relation to an estate shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure holder, riyat, under riyat और अदर इंटरमीडिएट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कि इन सबको हम एस्टेट मानकर चलेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब 31A जो बात करता है वही 31B भी करता है, मगर 31A जो है वो एक जनरल बात करता है। ठीक है, लेकिन जो 31B है, ठीक है, वो इसी के रिलेटेड बात करती है। लेकिन देखो 31B क्या लिखा है? विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल 31A, none of the acts regulations specified in the 9th schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void। अभी 14-19 वही बात कर रहे हैं। ये क्या कहता है? 5 टाइप्स बता दी, इन 5 में से किसी एक टाइप का लॉ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पर कि वो 14 या 19 को वॉयलेट कर रहा है। और इन स्पेसिफिक बात करिए तो जनरल बात, इन स्पेसिफिक बात करें तो जो 9th शेड्यूल में जिन लॉज को डाल दिया जाएगा उन वो वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड कि दे आर वॉयलेटिंग ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। ये कहां लिखा है? 31B में। तो 31B किसके साथ जोड़ के पढ़ा जाएगा? ये साथ में जोड़कर पढ़ा जाएगा किसके साथ? 9th शेड्यूल के साथ। 9th शेड्यूल, ओके। or ever to have become void on the ground that such regulation or provision is inconsistent with or takes away abridges any of the rights conferred by any of the provisions of this part, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said acts and regulations shall subject to the power of any competent legislature to repeal or amend it, continue in force। अब मैं फिर से समझाता हूँ, ये समझो। आर्टिकल 31A को 5 कैटेगरी बताता है आर्टिकल 31A। क्लियर? कि इन 5 एक्विजिशन ऑफ एस्टेट को लेकर, प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को लेकर, कंपनीज को जोड़कर एक कंपनी बना देने को लेकर, या फिर वोटिंग राइट्स में मॉडिफिकेशंस को लेकर, या फिर माइनिंग राइट्स में चेंजेस को लेकर, अगर कोई लॉ बनता है और वो लॉ अगर 14 या 19 को वॉयलेट भी कर रहा है तब भी उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि नो जुडिशियल कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। क्लियर? 14 और 19 इन 2 आर्टिकल्स की वॉलेशन करने वाला कोई लॉ अगर इन 5 कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल करता है तो उसका नो जुडिशियल रिव्यू। इतनी सी बात है, ओके। और आर्टिकल 31A does not immunize a state law from judicial review, only central laws। लेकिन अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट ने कंसीडर करके प्रेसिडेंशियल असेंट दे दिया है फिर इसका इफेक्ट भी वही होगा जो सेंट्रल लॉ का होता है, यानी प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद स्टेट लॉ द्वारा भी ये वाले 5 काम किए जा सकते हैं। और ये आर्टिकल जो है इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन अगर सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड
विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट को एक्वायर कर रही है स्टेट। क्लियर? मैंने बताया था दो प्रोविजन है, प्रोविजन नंबर 1, प्रोविजन नंबर 2 ऑफ 31A। फिर आता है 31B, ये था जनरल, 31A था जनरल, 31B है स्पेसिफिक। 31B क्या कहता है? ठीक है, अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो हरगिज भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 31B इम्यूनाइजेस एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, ठीक है, फ्रॉम ऑल द फंडामेंटल राइट्स whether or not the law falls under any of the 5 categories। अब वो जो लॉ जो 9th शेड्यूल में डाला गया, अगर वो उन 5 कैटेगरीज में से किसी में फॉल नहीं भी करता, पर वो 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, तब भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं। सरकार को आगे बढ़ने के लिए और सरकार को अमीर गरीब का फासला कम करने के लिए बहुत बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना पड़ा, इसलिए 31A 31B बनाना पड़ा। ओके, Article 31B saves the acts and regulations included in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any। अब यहाँ पे एक और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 14 और 19 की बात नहीं हो रही है, any fundamental rights की बात हो रही है। ठीक है, हालांकि 31B की एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी गई थी। 2007 की एक जजमेंट थी, IR कोयलो जजमेंट। ठीक है जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक ऐसा लॉ है जो कि 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, ठीक है, हम मानते हैं कि उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है वो लॉ, फिर उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर? यानी बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? 14, 19 और 21। यानी मतलब ये निकला, कोई लॉ बना, वो 9th शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है, अगर तो वो किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर भी रहा है तो उसका नो जुडिशियल रिव्यू। पर अगर वो 14, 19 या 21 को वॉयलेट कर रहा है तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। समझ में आया? ये किसमें कहा गया? IR कोयलो जजमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। Okay, there cannot be a blanket immunity from judicial review because judicial review is a part of basis of the constitution। judicial review basic feature है हमारे constitution का, इसे छेड़खानी allowed नहीं है। it could not be taken away by putting a law under the 9th schedule। law बना दिया तो ये थोड़ा judicial review छीन लोगे आप सुप्रीम कोर्ट से। it said that the laws placed under the 9th schedule after 24 April 1973 are open to challenge in court if they violate fundamental rights under article 14, 19, 21। 15 भी 14 के साथ पढ़ा जाता है, और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इस दिन बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आई थी, केशवनंदा भारती केस में आई थी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, इसलिए ये ऐसा हुआ। Originally 1951 the 9th schedule contained only 13 acts and now, ठीक है, till 2016 there were 282 misuse हो रहा है 9th schedule का। of these acts and regulations of state legislature deal with land reforms, abolition of zamindari, ठीक है, and that of the parliament deal with other matters। clear? अब मैं आर्टिकल 31C अगले सेशन में बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा। इसके साथ ही ये सेशन हम खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी I have questions like